Hello students, today we will be discussing one of the most important provisions given under the CPC which pertains to the provision of appeals. So the provision of appeals is given under section 96 to section 112, and in the case of orders, order 41 to order 45 of the CPC provides the provision as to appeals. The reason I said it one of the most important segment of CPC is that if we see the trend of previous 3 to 4 years, almost every state can be seen inclined towards giving importance to the provisions of appeals. So आप चाहे किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, पिछले 3-4 साल का अपील्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स में भी आपको ज़रूर मिलेंगे, और इनफैक्ट मेंस में भी अब अपील्स का जो प्रोविजंस हैं उनकी वेटेज बढ़ती जा रही है. सो दिल्ली जुडिशरी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, किसी भी जुडिशरी का आप जो है एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिए पिछले 2-3 साल का, अपील्स के जो प्रोविजंस हैं वो पूछे जाने लगे हैं. हालांकि अगर हम देखें कि उससे पहले अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो अपील्स को उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाती थी. तो नॉर्मली जो कोचिंग सेंटर्स होते थे वो भी कुछ 5-7 जो मेन टॉपिक्स होते थे उन्हीं के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, और उन टॉपिक्स को वो बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करते थे क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली उन्हीं से आते थे. लेकिन अगर हम रिसेंट ट्रेंड देखें जुडिशियल सर्विसेज का, तो अब जो है आपसे क्वेश्चन बेसिकली सिलेबस में से कहीं से भी पूछा जा सकता है. हालांकि कुछ पोर्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आज भी, लेकिन जो एक स्कोप है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ चुका है. फाइन. सो आपको शुरू से लेके आखिर तक बेयर एक्ट तो पढ़ना ही है और उसको जो है याद करने की भी कोशिश करनी है. अब कुछ पोर्शन जो है वो अच्छे से करके काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, प्रीलिम्स में तो वैसे पहले से भी जो है हमेशा ही पूछा जाता था कि आप जो है बेरेक्ट के ऊपर आपकी पहले भी कमांड होनी ज़रूरी थी. लेकिन अब जो ट्रेंड हो गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेंस में भी जो है आपसे क्वेश्चंस जो है वो थोड़े आउट ऑफ लीग पूछे जाने लगे हैं, जो बेसिकली जो अपील्स वगैरह के प्रोविजंस जो पहले उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, आज के टाइम में उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आने लगे हैं. फाइन. सो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए कि आपको सिलेबस तो कम से कम पूरा ही कवर करना है. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और कोई भी प्रोविजन हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ इन 5-7 टॉपिक्स में से ही आएंगे. आपके पास जो है क्वेश्चन पूरे के पूरे एक्ट में से कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें कि रिसेंट में बहुत सारी जजमेंट्स भी इन प्रोविजंस पे आ रही हैं. सो इस वजह से इनकी रेलेवेंस जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. Fine. So just keep it in mind that these provisions relating to appeals are extremely important, and you have to cover almost all these provisions with utmost sincerity. Fine. So let's proceed. So part 7 of the Code of Civil Procedure provides the provision of appeals. These are given from section 96 to section 112, and in case of orders, order 41 to order 45 provides the provision of appeals. हालांकि सेक्शन जो है वो सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. ऑर्डर्स में आपको एक तो ऑर्डर नंबर याद रखना है कि किस ऑर्डर में किस तरह की अपील की बात की गई है. दूसरा, ऑर्डर्स में जो है ऑर्डर 43 विच टॉक्स अबाउट अपीलेबल ऑर्डर्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा कुछ एक चीज़ें हैं जो बाकी ऑर्डर्स में भी जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शंस का जो प्रोविजंस हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपील्स के केस में. नाउ सेक्शन 96 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री. ओरिजिनल डिक्री का मतलब क्या है? ओरिजिनल डिक्री बेसिकली वो डिक्री होती है जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने पास की है. सो सबसे पहले आपने जहाँ पे भी जाके जिस कोर्ट में भी सूट इंस्टीट्यूट किया है उस कोर्ट ने जो डिक्री पास की है वो ओरिजिनल डिक्री होती है. फॉर एग्जांपल आप सिविल जज सेकंड क्लास के पास जो है आपने जाके केस फाइल किया और उसकी जो डिक्री आती है वो ओरिजिनल डिक्री होती है. सो
जहाँ पे आपने सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट किया उस कोर्ट की डिक्री को ही ओरिजिनल डिक्री बोलते हैं. सो उन ओरिजिनल डिक्री से अपील कब लाई करेगी? दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 96. सो सेक्शन 96 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट अपील. पहली अपील ही है ये. Section 96 says appeal from original decree, save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. So अगर कहीं और कुछ और तरह की बात कर रखी है तो बात अलग है. अदरवाइज जनरल रूल क्या होगा? एन अपील shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decisions of such court. So the general rule is that appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction. So original jurisdiction की कोर्ट ने जब कोई डिक्री पास की है तो उससे अपील ज़रूर जाएगी if it has not been prohibited by any law or by the code itself. Fine. So general rule यही है कि फर्स्ट अपील हमेशा ही लाई करती है. देखो अपील का जो मेन पर्पस होता है, दिस इज टू filter out the mistakes committed by the court of original jurisdiction. So कभी कभी क्या होता है कि no one is परफेक्ट एंड ह्यूमन फॉलिबिलिटी इज़ अ रियलिटी. ठीक है. सो गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, जज साहब से भी गलती हो सकती है. तो मान लीजिए अगर जज साहब से किसी इशू को डिसाइड करने में गलती हो जाती है और उन्होंने डिक्री पास कर दिया और वो डिक्री जो है वो इरोनियस है, तो उस केस में अब जो है उस डिक्री को बेसिकली ठीक कैसे किया जाएगा? थ्रू द वे ऑफ अपील. ठीक है. तो आप उसकी जो है अपील हायर कोर्ट पे लगा सकते हो, जिससे वो जो कमी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने कमिट कर दी थी वो अनडू हो सके. फाइन. सो एन अपील शेल लाई फ्रॉम डिक्री पास्ड बाय कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. सो फर्स्ट अपील जो है नॉर्मली लाई करती है. हालांकि देर इज नो इनहेरेंट राइट टू अपील. ठीक है. अपील करने का कोई इनहेरेंट राइट नहीं होता है, कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है अपील करने का. अपील सिर्फ तभी हो सकती है जब स्टैट्यूट स्पेसिफिकली जो है मेंशन करता है. देन क्लोज 2 सेज एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टे. सो एक्स पार्टे डिक्री भी अगर पास हुई है तो उस केस में भी अपील लाई कर सकती है. एक्स पार्टे डिक्री क्या होती है? जो डिफेंडेंट की एब्सेंस में पास हुई है. ठीक है. सो प्लेंटिफ आया था कोर्ट में, डिफेंडेंट नहीं आया, तो डिफेंडेंट की एब्सेंस में जो डिक्री पास होती है उसको एक्स पार्टे डिक्री बोलते हैं. देखो जब भी एक्स पार्टे डिक्री पास होती है तो डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन है ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 टू सेट असाइड द ऑर्डर. ठीक है. वो ऑर्डर को एक्स पार्टे ऑर्डर को जो है सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 इटसेल्फ. और ही कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच डिक्री विच इज पास्ड एक्स पार्टे. ठीक है. तो दोनों ही ऑप्शंस इस डिफेंडेंट के पास हैं. सो एक्स पार्टे डिक्री जो है उसके अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है. नो अपील शेल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज. अगर कोई डिक्री पास की गई है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज, सो एक तरह से दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो गया और दोनों पार्टीज की सहमति से वो डिक्री पास हुई है, तो उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी. और इस केस में अपील लाई करने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि इस केस में कोई भी पार्टी एग्रीव्ड हम नहीं बोल सकते हैं. राइट. सो कंसेंट डिक्री के केस में अपील लाई नहीं कर सकते हैं. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन that in case of a decree passed by consent of the parties, appeal will not lie. Then no appeal shall lie except on a question of law from a decree in any suit of nature cognizable by court of small causes when the amount of value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees.
तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कि अगर किसी केस में ज्यूरिस्डिक्शन है और उस केस में अगर उस कोर्ट ने जो है 10,000 से कम अमाउंट का के सब्जेक्ट मैटर की जो है डिग्री पास की है, तो अपील वहाँ पे लाई नहीं करेगी। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है तो यहाँ पे भी अपील लाई कर सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर नहीं है तो ऐसी डिग्री की जिसमें अमाउंट जो है वो 10,000 से कम है एंड विच इज कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, उस केस में अपील लाई नहीं करेगी। सो दो इसमें एक्सेप्शन सेक्शन 96 में ही दे दिए हैं कि कंसेंट डिग्री के केस में अपील लाई नहीं करेगी। देखो जहाँ पे भी आपको ऐसी कोई टर्म्स मिलती है ना, आप उनको साइड में ही लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। कंसेंट डिग्री एंड 10,000 से कम के सब्जेक्ट मैटर के केस में इफ द केस इज कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यहाँ पे अपील लाई नहीं करेगी, नो अपील। और एक्स पार्टे डिग्री के केस में अपील लाई कर सकती है। फाइन, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देन सेक्शन 97 प्रोवाइड्स अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री। देखो सेक्शन 2 क्लोज 2 पढ़ते टाइम हमने क्या पढ़ा था, अ डिग्री कैन बी फाइनल और प्रिलिमिनरी और पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। सो सेक्शन 97 बेसिकली किस सिचुएशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जब किसी सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री पास की गई थी और उसके बाद फाइनल डिग्री पास की गई, तो अगर आपने प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं किया उस डिग्री के पास होते ही, तो अब आप फाइनल डिग्री के टाइम प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। सो जैसे ही प्रिलिमिनरी डिग्री मिलती है आप उसको तभी अपील में डाल दीजिए, अदरवाइज आप फाइनल डिग्री आने के बाद प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। इट सेज वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी डिग्री passed after the commencement of this code does not appeal from such degree। सो अगर कोई पार्टी प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद उसकी अपील नहीं करती है, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from final degree। सो अगर उसने प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील नहीं की तो अब वो फाइनल डिग्री के साथ प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकता है। फाइन, सो जैसे प्रिलिमिनरी डिग्री आती है आप तभी उसकी अपील लगा दीजिए। अगर आपने जो है प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील नहीं लगाई, फाइनल डिग्री आ गई, तो फाइनल डिग्री की तो अपील आप लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रिलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। फाइन, सो सेक्शन 97 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिग्री पे कोई क्वेश्चन आता है मान लीजिए, तो सेक्शन 2 क्लोज 2 के तो सारे के सारे प्रोविजंस आपको एक्सप्लेन करने ही हैं, साथ ही साथ कोशिश करिए कि सेक्शन 97 भी आप वहाँ पे मेंशन करो कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री से अपील आपने नहीं लगाई तो उस केस में आप फाइनल डिग्री के केस में यू कैन नॉट डिस्प्यूट द करेक्टनेस ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री। फाइन, देन सेक्शन 98 प्रोवाइड्स डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 or more judges। When an appeal is heard by a bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with opinion of such judges or of the majority of such judges। So जब कोई अपील 2 या 2 से ज़्यादा जज जो हैं वो सुनते हैं, तो डिसीजन कैसे आएगा उस जजमेंट का, उसका जो जजमेंट उसका डिसीजन आएगा इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ सच जजेस और बाय मेजोरिटी। सो नॉर्मली देखो हम सुप्रीम कोर्ट के केस में हम बात करते हैं कि जो जजमेंट आई है इट केम विद द रेशियो ऑफ 3:2, 3 जजेस वर सपोर्टिंग द सेट जजमेंट एंड 2 जजेस वर अगेंस्ट इट। ठीक है, तो जब भी कोई अपील जो है 2 या 2 से ज़्यादा जजेस सुनेंगे तो उनके ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद देयर ओपिनियन और विद द मेजोरिटी ऑफ सच जजेस अपील डिसाइड की जाएगी। Now clause 2 further says where there is no such majority which concurs in a judgment varying or reversing the decree appealed from, such decree shall be confirmed।
अब क्लोज टू किस सिचुएशन की बात कर रहा है, क्लोज टू बात कर रहा है कि मान लीजिए मेजोरिटी बनी नहीं पा रही है, आधे जजेस उधर हैं आधे जजेस उधर हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में जो डिक्री लोअर कोर्ट ने पास की थी उसी को कंफर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है दैट व्हेन देयर इज नो सच मेजोरिटी इन केस ऑफ एपेलेट कोर्ट, in that case the decree appealed from shall be confirmed. Now the proviso says provided that where the bench hearing the appeal is composed of two or other even number of judges, वैसे तो देखो ओड नंबर ऑफ जजेस की बेंच ही बनानी चाहिए ताकि डिसीजन लेना आसान हो जाए, मेजोरिटी डिसाइड करना आसान हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि दो या इवन नंबर ऑफ जजेस की बेंच है belonging to a court consisting of more judges than those consisting of the bench, and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law, they may state the point of law upon which they differ, and the appeal shall then be heard upon that point only by one or more of other judges. The such point shall be decided according to the opinion of the majority. So मान लीजिए कि दो जजेस हैं या कोई भी और इवन नंबर ऑफ जजेस हैं, 4 हैं 6 हैं, और वो आधे आधे बटे हुए हैं किसी डिसीजन पे, एक फेवर में एक फेवर में नहीं है, एक अलग तरह की जजमेंट दे रहा है, दूसरे या फिर दो उधर हैं दो उधर है, ठीक है। तो इवन नंबर की अगर कोई बेंच है और उसमें जो है मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, तो उस केस में अब कोर्ट क्या करेगी, जो बाकी जजेस हैं उस कोर्ट में उनको जो है उनमें से किसी एक जज को या एक से ज़्यादा जजेस को जो है वो अपना जो डिस्प्यूट का जो मैटर है जिसके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है उसको जो है रेफर कर देंगे, एंड दैट इशू कैन बी डिसाइडेड बाय द जज टू whom the case is transferred. Fine. So, and clause 3 provides the provision that nothing in this section shall be deemed to alter or otherwise affect any provision of letters patent of the High Court. So, इस provision का जो है letters patent High Court की letters patent के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Then section 99 provides the provision that no decree to be reversed or modified for error or irregularity not affecting merits of jurisdiction. So मान लीजिए कि जो ओरिजिनल डिक्री है उसमें किसी तरह की कोई एरर या इरेगुलरिटी है, लेकिन वो एरर या इरेगुलरिटी जो केस की मेरिट्स के ऊपर कोई किसी तरह की इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, तो उस केस में उस एरर या इरेगुलरिटी के बेसिस पे डिक्री रिवर्स नहीं की जाएगी, ना ही मॉडिफाई की जाएगी. सो नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड और सब्सटेंशियली वेरिड, नोर शैल एनी केस बी रिमांडेड in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or causes of action or any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit not affecting the merits of the case. So अगर मान लीजिए joinder misjoinder का जो provision है वो order 1 में ही दिया हुआ है. So order 1 basically provides the provision as to joinder and misjoinder of parties. सो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है कोर्ट से इन केस ऑफ ज्वाइनिंग अ पार्टीज और नॉट ज्वाइनिंग द पार्टीज, तो उस बेसिस पे जो है अगर ये इस रीज़न की वजह से केस की मेरिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो जो एपेलेट कोर्ट है वो उस डिक्री को रिवर्स नहीं करेगी, ना ही मॉडिफाई करेगी. सिमिलरली अगर कोई और इस तरह की एरर या डिफेक्ट है जिससे मेरिट्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी द एपेलेट कोर्ट विल नॉट रिवर्स इट. लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी. सो नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा. मतलब मेरिट्स के ऊपर असर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी का मैटर है तो बेशक से एपेलेट कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स कर सकती है. अदरवाइज नॉर्मल कोई पार्टी है विच इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी, तो उसके मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर की वजह से डिक्री के ऊपर एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी है तो फिर जो है अपील में मैटर को रिवर्स किया जा सकता है. ये
हम लोग जो है ऑर्डर 1 पढ़ते टाइम भी पढ़ेंगे कि नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी जो है इट कैन एक्चुअली रिजल्ट इन फेलियर ऑफ जस्टिस। तो नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तरह से आप कंप्लीट मैटर को डिसाइड ही नहीं कर सकते विदाउट ज्वाइनिंग द नेसेसरी पार्टी। Then Order 99A provides no order under Section 47 to be reversed or modified unless decision of the case is prejudicially affected. Section 47 क्या था? Question to be decided by executing court. So the court that executes decree कैन डिसाइड सर्टेन क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन डिसाइड कर सकती है वो? विद रिगार्ड टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री। अब सेक्शन 99 क्या कह रहा है कि सेक्शन 47 में जो है अगर कोई ऑर्डर किया है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने तो उसके अगेंस्ट जो है कोई डिक्री लाई नहीं करेगी अनलेस द डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99, no order under section 47 shall be reversed or substantially varied on account of error, defect or irregularity in any proceeding relating to such order unless such error, defect or irregularity has prejudicially affected decisions of the case। देखो ये कुछ टर्म्स हैं, अगर आपको एग्जाम में ऐसी कुछ टर्म मिलती है ना कि जिससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, विच इज़ अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस या फिर विच प्रेजुडिशियली अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द केस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि यहाँ पे एक तरह से इनजस्टिस हो रहा है किसी पार्टी के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में आप रिवर्स कर सकते हो डिक्री को, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई किसी तरह का ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस नहीं है तो वहाँ पे एपेलेट कोर्ट जो है ऑर्डर रिवर्स नहीं कर सकती है। फाइन, सो दीज वर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फर्स्ट अपील। नाउ कमिंग टू सेक्शन 100, देखो सेक्शन 96, सेक्शन 100 और सेक्शन 106 सॉरी 104 एंड 109 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 96, 100 एंड 109 तो ये तो बात करते हैं फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये तीनों ही एक तरह से आप याद कर सकते हो, 96, 100 एंड 109। इसके अलावा अपीलेबल ऑर्डर्स का जो प्रोविजन है 104 वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके सेक्शन नंबर भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। सो सेक्शन 100 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील। सेकंड अपील हमेशा ही कहाँ लाई करती है? टू दी हाई कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट अपील किसी भी कोर्ट में लाई कर सकती है, जो एपेलेट कोर्ट है बेसिकली वो कोई भी कोर्ट हो सकती है। अगर मान लीजिए सिविल जज सेकंड क्लास ने डिक्री पास की तो सिविल जज फर्स्ट क्लास की जो कोर्ट है वो हो सकती है एपेलेट कोर्ट, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट। लेकिन सेकंड अपील जो है हर केस में हाई कोर्ट के पास ही लाई करती है। सो सेक्शन 100 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील। इसमें 2 zeros हैं, सो दिस प्रोवाइड्स सेकंड अपील। सेक्शन 100 it says save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force. An appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal from any court subordinate to the High Court. So अगर कोई कोर्ट अपील में कोई डिक्री पास करती है तो उसकी अपील कहाँ लाई करेगी? हाई कोर्ट को, ठीक है। तो एपेलेट कोर्ट की जो अपील है वो हाई कोर्ट में लाई करेगी। सो एन अपील शेल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड इन अपील। ये डिक्री कैसी है? विच इज पास्ड इन अपील, ठीक है। ओरिजिनल डिक्री नहीं है, दिस इज अ डिक्री विच इज पास्ड इन अपील ओ बाय कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। In that case, appeal shall lie to the High Court. If the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. अब यहाँ पे एक जो है फर्दर एक तरह से प्रोहिबिशन है सेकंड अपील का, और वो क्या है? That the High Court shall be satisfied that the case involves a substantial question of law.
फर्स्ट अपील में सेक्शन 96 में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन एज सच नहीं था। सेक्शन 96 ने क्लियरली कहा था कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन सेकंड अपील तभी लाई कर सकती है जब हाई कोर्ट को लगता है दैट द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तभी सिर्फ सेकंड अपील लाई कर सकती है, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है दैट द सेकंड अपील लाइज ओनली व्हेन द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। An appeal may lie under this section from an appellate decree passed ex parte। So ex parte डिक्री भी अगर अपील में पास की गई है तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती है। Then in an appeal under this section the memorandum of appeal shall precisely state substantial question of law। देखो क्योंकि सेकंड अपील हमेशा ही substantial question of law के केस में ही लाई करेगी, तो इसलिए जब मेमोरेंडम ऑफ अपील भी बनाया जाएगा उसमें प्रिसाइजली स्टेट करना है कि किस तरह का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की यहाँ पे बात की गई है। वेदर हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व्ड इन एनी केस इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। तो हाई, और ये फॉर्मुलेट कौन करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ? द हाई कोर्ट इटसेल्फ। The appeal shall be heard on question so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that the case does not involve such question। अब यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट अपील डाली गई है वो आर्ग्यू कर सकता है कि जी किसी तरह का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे नहीं है, इसलिए अपील नहीं होनी चाहिए। Now the proviso says provided that nothing in this subsection shall be deemed to take away or abridge the power of court to hear for reasons to be recorded the appeal on any other substantial question of law not formulated। Normally जब भी हाई कोर्ट के पास कोई सेकंड अपील आएगी, अपीलेट कोर्ट की डिक्री से अगर कोई अपील आएगी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट पहला काम क्या करेगी? हाई कोर्ट ये देखेगी कि क्या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर हाँ तो कोर्ट जो है उस अपील को एक्सेप्ट कर लेगी एंड देन इट विल फॉर्मुलेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब मान लीजिए कि उस केस की प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि जो हमने फॉर्मुलेट किया है उसके अलावा भी कोई और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस केस में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे प्रोवाइजो जो है उस हाई कोर्ट को पावर देता है कि आपने जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट नहीं भी किया है उसके ऊपर भी आप डिसीजन दे सकते हो। सो द हाई कोर्ट विल हैव द पावर टू हियर द अपील ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फॉर्मुलेटेड बाय इट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स सच क्वेश्चन। सो फॉर्मुलेशन वैसे ज़रूरी है, लेकिन अगर फॉर्मुलेट नहीं भी किया कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और हियरिंग के दौरान कोर्ट को लगता है कि ये भी एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है उसके ऊपर भी डिसीजन दे सकती है इवन विदाउट फॉर्मुलेटिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। So section 100 provides the provision of second appeal। और इसमें मेन जो कीवर्ड है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड अपील कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट। ये तीन चीज़ें इसमें मेन आपको ध्यान रखनी है। सेकंड अपील इज गिवन अंडर सेक्शन 100। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही सेकंड अपील लाई करती है, और कौन फॉर्मुलेट करता है उसको? हाई कोर्ट। और सेकंड अपील कहाँ लाई करती है? ओनली टू दी हाई कोर्ट। Then section 100A provides no further appeal in certain cases, notwithstanding anything contained in any letters patent for any high court or in any instrument having the force of law or in any other law for the time being in force, where an appeal from the original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of the high court, no further appeal shall lie from the judgment and decree of सच सिंगल जज। सो अगर हाई कोर्ट के किसी सिंगल जज की बेंच ने, सिंगल जज की बेंच ने कोई अगर केस सुना है और डिसीजन दिया है, तो उसके अगेंस्ट अब कोई अपील लाई नहीं करेगी। सो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि अगर किसी हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कोई केस डिसाइड किया है विद रिगार्ड टू इट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन, तो उस केस में क्या अपील फर्दर लाई कर सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है, तो सिंगल जज ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। देन सेक्शन 101 सेज सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड, नो सेकेंड अपील शेल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड इन सेक्शन 100। सो सेकेंड अपील का सिर्फ एक ही ग्राउंड है, क्या ग्राउंड है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इस ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड पे सेकेंड अपील लाई नहीं कर सकती है। दिस इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड, दिस इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 101। Then section 102 says no second appeal in certain cases. No second appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees. So 25,000 से कम की अगर एपेलेट कोर्ट ने जो है कोई डिक्री पास की थी फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 25,000, तो उस केस में भी सेकेंड अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास जो है इतने छोटे छोटे मैटर्स को डील करने का ऐसा इतना टाइम नहीं होता है, पहले इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस होती है। अगर 25,000 से कम का अमाउंट है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो उस केस में सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। और फर्स्ट अपील के केस में क्या रेस्ट्रिक्शन थी? 10,000 रुपीज़ से कम का अगर सब्जेक्ट मैटर है एंड विच इज़ कोग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, तो वहाँ पे भी फर्स्ट अपील भी लाई नहीं करती थी। सेकंड अपील के केस में 25,000 से कम है तो सेकंड अपील भी लाई नहीं करेगी। नाउ सेक्शन 103 सेज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमिन इश्यूज ऑफ फैक्ट इन एनी सेकंड अपील। द हाई कोर्ट में इफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट डिटरमिन एनी इशू नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अपील। किस तरह के इश्यूज डिसाइड कर सकता है हाई कोर्ट यहाँ पे सेकंड अपील में? विच हैज़ नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय लोअर एपेलेट कोर्ट और बोथ बाय कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड लोअर एपेलेट कोर्ट, और विच हैज़ बीन रॉन्गली डिटरमिन्ड बाय सच कोर्ट और कोर्ट्स बाय रीजन ऑफ डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन ऑफ लॉ एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 100। सो जब हाई कोर्ट कोई सेकंड अपील डिसाइड कर रही है तो मेन उसका जो ग्राउंड होता है वो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन सेक्शन 103 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है कि आप कोई और इश्यू ऑफ फैक्ट भी डिटरमिन कर सकते हो जो एपेलेट कोर्ट या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने जो है डिटरमिन नहीं किया था, और विच हैज़ बीन रॉन्गली डिटरमिन्ड बाय सच कोर्ट। सो दिस वर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेकंड अपील। सेकंड अपील जो है कहाँ लाई करेगी? हाई कोर्ट को। किस सेक्शन में सेकंड अपील का प्रोविजन है? सेक्शन 100। और किस ग्राउंड पे सेकंड अपील लाई करेगी? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा किसी और मैटर पे जो है अपील सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। हालांकि जब हाई कोर्ट जो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड कर रही है तो उस केस में जो है by exercise of its appellate jurisdiction it can even decide any other issue of fact also which is either not determined by the lower courts or which has been wrongly determined। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास पावर तो है ही, लेकिन मेन ग्राउंड क्या है सेकंड अपील का? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो ये हो गए फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के ग्राउंड्स। The first appeal is given under order 41 and the second appeal is given under order 42. This is one first appeal to second appeal. So let's have a look at the orders also. So this is order 41 that provides the provision of appeals from original decrees or first appeal. ओरिजिनल डिक्री से जो अपील लाई करती है उसको फर्स्ट अपील ही बोलते हैं। सो ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, इसमें 37 रूल्स हैं, लेकिन सारे रूल्स आपके लिए जो है उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। हालांकि एक बार पढ़ ज़रूर ले सारे रूल्स को, लेकिन याद करने की यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सो रूल 1 प्रोवाइड्स फॉर्म ऑफ अपील व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम। सो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आपको अपील के साथ में लगानी है। तो जब आप अपील फाइल करोगे तो उसके साथ एक जजमेंट की कॉपी जो है वो ज़रूर लगानी है।
अब आप किस ग्राउंड पे उस अपील को जो है चैलेंज कर रहे हो, वो ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन भी आपको स्पेसिफाई करने हैं। अब आप जो है, जो एपेलेट जो है वो किन किन ग्राउंड्स को जो है अपेलेट कोर्ट में बता सकता है, सिर्फ वही ग्राउंड जो उसने मेमोरेंडम ऑफ अपील में लगाए हैं। लेकिन अगर एपेलेट कोर्ट जो है अगर चाहे तो उसको बाकी किसी ग्राउंड को भी जो है उठाने की परमिशन दे सकती है। अगर जो कोर्ट ने अगर अमेंडमेंट के लिए बोला, अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, और अगर उसके हिसाब से पार्टी अमेंड नहीं करती है या फिर मेमोरेंडम जो है सेक्शन ऑर्डर 41 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आपने फुलफिल नहीं किया, तो फिर दैट मेमोरेंडम ऑफ अपील कैन बी रिजेक्टेड। नाउ रूल 3A प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। सो अगर आपने जो है लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड आप चले गए हो एंड यू हैड नॉट फाइल्ड द अपील विद इन लिमिटेशन पीरियड, देन यू कैन आस्क फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ये कहाँ पे है लिमिटेशन एक्ट में? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन केस ऑफ अपील्स एंड एप्लीकेशंस। सूट्स के केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लिमिटेशन एक्ट में नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अपील्स के केस में कहाँ पे है? सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सो अगर आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का कोई ग्राउंड उठाना चाहते हो तो आपको जो है उसकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब किसी केस में अगर अपील लगी है तो उस अपील के बेसिस पे कोई स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है किसी सूट में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोर्ट में आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और आपने उस कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है या फिर उस कोर्ट ने जो प्रिलिमिनरी डिग्री पास किया, आपने अगर उसके खिलाफ जो है अपील फाइल की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है स्टे हो जाएंगी। इट विल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे। लेकिन अगर एपेलेट कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट को जो है इट कैन एक्चुअली पुट अ स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द लोअर कोर्ट। फाइन। सो द एपेलेट कोर्ट में फॉर सफिशिएंट कोज ऑर्डर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री। सो अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिग्री पास की कर दी है तो उसको एग्जीक्यूट होने से जो है एपेलेट कोर्ट रोक सकती है फॉर सफिशिएंट कोज। अदरवाइज जो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनका एग्जीक्यूशन भी साथ के साथ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एपेलेट कोर्ट को पावर दी गई है कि एपेलेट कोर्ट जो है एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा सकती है। सो इसका थोड़ा सा आप एक तो रूल नंबर याद कर लीजिए, ऑर्डर 41 रूल 5, स्टे बाय एपेलेट कोर्ट क्या क्या ग्राउंड्स पे स्टे लगा सकती है फॉर सफिशिएंट कोज। Then the court may ask for security in case of order for execution of decree। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। Then इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है रूल 11। हालांकि एक बार आप ज़रूर सारे प्रोविजंस पढ़ लीजिए, याद करने की इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। Then order 41 rule 11 says power to dismiss appeal without sending notice to लोअर कोर्ट। सो किन केसेस में जो है अपीलेट कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकती है? अपीलेट कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद भी अपील को डिसमिस कर सकती है, या फिर अगर मान लीजिए कि किसी दिन अपीलेट नहीं आता है अपीलेंट, इन दैट केस ऑल्सो द अपील कैन बी डिसमिस्ड। देन सब रूल 3 says the dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose decree the appeal is preferred। So ये dismissal का जो order है, dismissal of appeal का जो order है, ये appellate court जो है lower court को notify भी करेगी ताकि lower court जो है उसको अब execute कर सके। और ये जो dismissal का decision है ये court जो है within 60 days लेगी। Then rule 17 provides the provision of dismissal of appeal for appellant's default। appellants के default पे जो है appeal dismiss की जा सकती है। So अगर appellant नहीं आता है hearing पे, in that case the appeal can be dismissed।
एंड व्हेन द एपेलेंट अपीयर्स बट द डिफेंडेंट डज नॉट, तो उस केस में अपील जो है एक्स पार्टे भी हियरिंग अपील की चल सकती है. देन रूल 21 प्रोवाइड्स री हियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट हुम एक्स पार्टे डिक्री हैज़ बीन मेड. सो जिस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टे डिक्री जो है अपील में हुई है, वो जो है ही में अप्लाई टू दी एपलेट कोर्ट टू री हियर दी अपील. और अगर जो एपलेट कोर्ट है, इफ दैट कोर्ट इज सेटिस्फाइड, इन दैट केस इट कैन एक्चुअली री हियर दी अपील. सो जैसे सूट में नॉर्मली जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं एक्स पार्टे की, वो अपील के केस में भी हैं. Then another very important provision is Rule 23. It provides the provision of remand of case by appellate court. Remand जब आप वर्ड पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? पुलिस रिमांड. ठीक है, तो आपको लगता है कि रिमांड सिविल मैटर्स में इस टर्म का क्या मतलब है? रिमांड तो नॉर्मली हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं, लेकिन सिविल लॉ में भी रिमांड जो है वो टर्म यूज़ की गई है. और सीपीसी में ऑर्डर 41 रूल 23 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ रिमांड ऑफ केस बाय एपेलेट कोर्ट. सो किन केसेस में एपेलेट कोर्ट जो है रिमांड कर सकती है केस को? रिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस कोर्ट से वो केस आया है, उस कोर्ट को जो है वो केस वापस भेज दिया जाए फॉर हियरिंग. ठीक है, सो एपेलेट कोर्ट जो है जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट को या एपेलेट कोर्ट को जिससे अपील आई है बेसिकली, उसको वापस केस भेज देती है फॉर हियरिंग, तो उसको बोलते हैं हम रिमांड. सो रिमांड ऑफ केस बाय एपेलेट कोर्ट, इट सेज वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रेफर्ड हैज डिस्पोज्ड ऑफ द सूट अपॉन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट एंड द डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील. सो ये किस सिचुएशन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जब प्रिलिमिनरी पॉइंट के बेसिस पे ही अपील फाइल की थी और उसको रिवर्स कर दिया गया है. इन दैट केस द एपेलेट कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट, बाय ऑर्डर रिमांड द केस एंड मे फर्दर डायरेक्ट दैट व्हाट इशू और इश्यूज शैल बी ट्राइड इन द केस सो रिमांडेड एंड शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड. सो जिस कोर्ट से ये अपील आई है, जिस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपील आई है, उस कोर्ट को जो है ये एपेलेट कोर्ट अब वापस से केस रिमांड कर सकती है. विच डायरेक्शंस टू री एडमिट दिस सूट अंडर इट्स ओरिजिनल नंबर इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स एंड प्रोसीड टू डिटरमिन द सूट एंड एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल ट्रायल शैल सब्जेक्ट टू ऑल एक्सेप्शंस बी एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल आफ्टर रिमांड. सो जो भी प्रोसीडिंग उस ओरिजिनल कोर्ट में चल रही थी, उसने जितने भी एविडेंसेस वगैरह एक्सेप्ट किए थे वो सारे अभी भी मान्य रहेंगे. देखो, प्रिलिमिनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी पॉइंट बेसिकली होते हैं जो लिमिटेशन वगैरह के इशू को डिसाइड करते हैं. मान लीजिए कि अगर ओरिजिनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन को लगता है दैट दी सूट इज पार्ट बाय लिमिटेशन इटसेल्फ, तो बाकी इश्यूज को तो वो डिसाइड करेगी ही नहीं, क्योंकि सूट जो है वो ऑलरेडी डिसमिस हो गया लिमिटेशन के बेसिस पे ही. या फिर अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन से बियॉन्ड है, तो भी कोर्ट वहीं पे ही डिसमिस कर सकती है उस के मेरी जुरिसडिक्शन से ही जो है ये बाहर है. तो प्रिलिमिनरी पॉइंट जो है ये होते हैं जो लिमिटेशन के बेसिस पे अगर कोई सूट जो है डिसमिस हो जाता है या फिर जुरिसडिक्शन के बेसिस पे डिसमिस हो जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने मेरिट्स पे केस डिसाइड नहीं किया है, प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही डिक्री जो है वो डिसाइड कर दी है. तो अगर प्रिलिमिनरी पॉइंट पे कोई किसी कोर्ट ने कोई डिक्री डिसाइड की है और एपेलेट कोर्ट जो है उस डिक्री को रिवर्स कर देती है, तो उस केस में एपेलेट कोर्ट जो है अब जिस कोर्ट से वो अपील आई है उस कोर्ट को बोल सकती है कि देखो हमने प्रिलिमिनरी पॉइंट तो डिसाइड कर दिया है, अब आपको इसके ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सूट के साथ प्रोसीड कर सकते हो. ठीक है, तो प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जब भी कोई डिसीजन आता है और अगर उस प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही अपील लाई करती है, तो कोर्ट जो एपेलेट कोर्ट जो है वो पॉइंट डिसाइड करके वापस से केस को रिमांड कर सकती है टू दी कोर्ट फ्रॉम विच द अपील हैड बीन प्रेफर्ड. बाकी केसेस में रिमांड कब हो सकती है? सेक्शन रूल 23A सेज रिमांड इन अदर केसेस. तो ये रिमांड किन केसेस में थी? प्रिलिमिनरी पॉइंट पे जब
कोर्ट ने डिसाइड किया था केस, उसके अगेंस्ट अगर अपील लाई करती है तब रिमांड हो सकती है। बाकी केसेस में कब रिमांड हो सकती है? वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एन अपील इज प्रेफर्ड हैज डिस्पोज्ड ऑफ द केस, अदरवाइज देन ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट। ठीक है, प्रिलिमिनरी पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर डिस्पोज ऑफ किया था कोर्ट ने केस को, देन एंड डिक्री इज रिवर्स्ड इन अपील एंड रीट्रायल इज कंसिडर्ड नेसेसरी। तो यहाँ पे कोर्ट को क्या लगता है कि रीट्रायल जो है वो नेसेसरी है। इन दैट केस द एपलेट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स एज इन ऑर्डर इन 41 रूल 23। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि रूल 23 में जो है प्रिलिमिनरी पॉइंट पे कोर्ट ने केस डिसाइड किया था और उसके बेसिस पे जो है अब अपील लाई कर रही थी, तो एपलेट कोर्ट ने जो है डिसाइड कर दिया केस, और एपलेट कोर्ट ने जो है रिवर्स कर दिया केस को अपील में, एंड देन द कोर्ट हैड बेसिकली सेंड द केस बैक अगेन टू दी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, या जिससे अपील आई थी। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी पॉइंट की बात। अब और किन केसेस में रिमांड की जा सकती है? और भी किसी केस में रिमांड की जा सकती है अगर एपलेट कोर्ट को लगता है कि रीट्रायल होना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, प्रिलिमिनरी पॉइंट वाले में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही केस आपने रफा दफा कर दिया था। लेकिन अगर किसी और केस में जहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट के ऊपर कोई अपील नहीं थी, बल्कि वैसे ही जो है अपील में रिवर्स कर दिया गया था डिक्री को, तो उस केस में अगर कोर्ट को लगता है कि रीट्रायल ज़रूरी है तो वहाँ पे जो है कोर्ट रिमांड कर सकती है। फाइन, सो ये सारे ही प्रोविजंस जो हैं उसके प्रोसीडिंग्स के हैं, इसमें आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। देन ऑर्डर ऑफ रिमांड जब भी आएगा तो उसमें नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी कोर्ट मेंशन करेगी कि किस दिन आपको उस कोर्ट के पास जाना है। देन रूल 27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच प्रोवाइड्स प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपलेट कोर्ट। सो आप क्या एपलेट कोर्ट में एडिशनल एविडेंस दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, और किन इंस्टेंसेस में दे सकते हो, ये जो प्रोविजन है एडिशनल एविडेंस का, दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 41 रूल 27। ये भी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द पार्टीज टू एन अपील शेल नॉट बी एंटाइटल टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस। तो जनरल रूल क्या है कि अपील के दौरान एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती है कोई भी पार्टी, वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री। सो एपलेट कोर्ट जनरली जो मैटर है वो ऑलरेडी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की कोर्ट के पास एविडेंसेस थे उन्हीं के बेसिस पे डिसाइड करती है। कोई एडिशनल एविडेंस एज सच एपलेट कोर्ट अलाउ नहीं करती है। बट इफ, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे एपलेट कोर्ट भी एडिशनल एविडेंस अलाउ कर सकती है। वो क्या एक्सेप्शंस हैं? द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड हैज रिफ्यूज्ड टू एडमिट एविडेंस। अब जिस कोर्ट से अपील आई है उस कोर्ट ने उन एविडेंसेस को एडमिट करना से मना कर दिया था, विच ought टू हैव बीन एडमिटेड। और ये कैसे एविडेंसेस थे जिनका जो है एडमिशन होना चाहिए, विच कुड हैव बीन एडमिटेड बट दे वर नॉट एडमिटेड बाय द कोर्ट फ्रॉम whose decree the appeal has been preferred. Then the party seeking to produce additional evidence establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not after the exercise of due diligence be produced by him at the time when the decree appealed against was passed. अब पार्टी अगर ये बोले कि भाई मैंने अपना जितना दिमाग लगाना था उस हिसाब से और जितना मैं ध्यान रख सकती थी एविडेंसेस देने के लिए उतना मैंने अपना ड्यू डिलीजेंस की एक्सरसाइज में एविडेंसेस दिए थे, लेकिन ये जो एविडेंस अब मैं एपलेट कोर्ट पे दे रही हूँ वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था, इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ ड्यू डिलीजेंस। तो यहाँ पे जो है एपलेट कोर्ट इस केस में भी एडिशनल एविडेंस अलाउ कर सकता है। Then the appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to produce judgment or for any other substantial cause. अब यहाँ पे कोर्ट की तो पावर है ही, देखो पार्टीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि पार्टीज एडिशनल एविडेंस नहीं दे सकती, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि उसको किसी विटनेस को एग्जामिन करना है या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए है टू डू जस्टिस इन द केस, इन दैट केस द कोर्ट कैन अलाउ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस। ठीक है, तो ये 3 ग्राउंड्स हैं।
जिनके ऊपर एडिशनल एविडेंस जो है अपीलेट कोर्ट अलाउ कर सकती है। द अपीलेट कोर्ट में अलाउ सच एविडेंस और डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और विटनेस टू बी एग्जामिन्ड। Clause 2 says wherever additional evidence is allowed to be produced by the appellate court, the court shall record the reasons for its admission. अब यहाँ पे जब भी appellate court अलाउ करेगी additional evidence, उसको जो है reasons रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों उसने एडमिट किया है उन एडिशनल एविडेंसेस को। फाइन। सो याद रखना कि जनरल रूल क्या है कि appellate कोर्ट में एडिशनल एविडेंसेस अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर जिस कोर्ट से अपील आई है उस कोर्ट ने उन एविडेंसेस को रिफ्यूज़ कर दिया था, although those evidences ought to have been admitted. Secondly, the party which is seeking to produce additional evidence establishes that even after exercise of due diligence, it was not possible for that party to produce those evidences in the court from whose decree the appeal has been preferred. And the third ground is that the appellate court itself requires such documents or witnesses to be produced before the court of law। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट भी अपनी मर्जी से किसी को भी जो है एग्जामिन कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकती है एविडेंस में। फाइन। सो क्वेश्चन जो है इन्हीं प्रोविजन से बनते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा प्रोसीजर तो आप खुद भी पढ़ ही सकते हो, ये कुछ इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। सेकेंडली इसमें से क्वेश्चन आने के भी चांसेस बाकी में से कम है। सो जो जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, बट फिर भी आप लोग भी खुद एक बार इस पूरे के पूरे ऑर्डर को पढ़ लेना। Then Order 42 provides the provision of appeals from appellate decrees। अपील्स फ्रॉम appellate डिक्री को हम क्या बोलते हैं? सेकंड अपील। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री तो पहली ही अपील हुई, ठीक है। ओरिजिनल डिक्री से जैसे ही आप अपील दर्ज करते हो वो पहली अपील होती है, फर्स्ट अपील। अब अपील जिस कोर्ट ने डिसाइड की है उसके अगेंस्ट भी अगर अपील लगानी है तो वो क्या हो जाएगी? अपील्स फ्रॉम appellate डिक्रीज, और उसको बोलते हैं सेकंड अपील, क्योंकि ये दूसरी अपील हो गई। पहली अपील तो आपने ऑलरेडी लगाई थी ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट, फिर उसके भी अगेंस्ट अगर आप अपील लगाते हो तो सेकंड अपील होगी। और सेकंड अपील हमेशा ही कहाँ लाई करती है? हाई कोर्ट के पास ही। किस ग्राउंड पे? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेकंड अपील के केस में? जो फर्स्ट अपील के केस में प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एज फार एज पॉसिबल, वही सारा प्रोसीजर जो है सेकंड अपील के केस में भी फॉलो किया जाएगा। सेकंड अपील के केस में ऑर्डर सिर्फ 3 ही रूल्स हैं, और तीनों में से ही कोई बहुत ज़्यादा एज सच इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। ऑर्डर 41 में कुछ रूल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन विच इज़ अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। देखो जनरल रूल क्या है कि अपील जो है नॉर्मली डिक्रीज से लाई करती है। जनरल रूल में ऑर्डर्स से एज सच अपील्स लाई नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनसे अपील लाई करती है। सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43। सो सेकेंड अपील के जस्ट नेक्स्ट जो ऑर्डर है ऑर्डर 43, दैट ऑर्डर टॉक्स अबाउट अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स और अपीलेबल ऑर्डर्स। सो किन किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील लाई करती है? देखो डिक्रीज के केस में क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डिक्री इज अपीलेबल, लेकिन ऑर्डर्स के केस में कुछ ही ऑर्डर हैं जिनसे अपील लाई करती है। तो आपको ये ऑर्डर्स जो है वो याद करने की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि किन किन ऑर्डर से अपील लाई करती है। कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और एज सच रट्टा मारने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा वैसे भी दिमाग लगाओगे और 2-4 बार वैसे भी पढ़ लोगे कि किन किन ऑर्डर से अपील लाई करती है, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, सेक्शन 104, ऑर्डर 43। Section 104 says orders from which appeal lies
An appeal shall lie from following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time being in force from no other orders. So यहाँ पे ही स्पेशली मेंशन कर दिया है कि इन ऑर्डर्स के अलावा जो यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं, इन ऑर्डर्स के अलावा किसी और ऑर्डर से अपील लाई नहीं करेगी. सो सिर्फ ये ही ऑर्डर्स जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं इनसे ही अपील लाई करेगी, अदरवाइज ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल. लेकिन मैं आपको बता दूं कि द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड द ऑर्डर डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC, these are deemed decrees. सेक्शन 2 क्लोज 2 में ही ये स्पेसिफाइड है. ठीक है, तो ये क्योंकि ऑलरेडी डीम्ड डिक्री है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC, इनसे अपील जो है एज अ डिक्री लाई करती है. इवन दो दे आर ऑल्सो ऑर्डर्स ओनली बट दे आर डीम्ड टू बी डिक्रीज. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रेस्टिट्यूशन दोनों ही RR से शुरू होते हैं, डीम्ड डिक्री मानी जाएगी. लेकिन डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री एंड द ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज एज अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, मतलब यही सारे ऑर्डर्स जो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में मेंशन्ड है, ये डीम्ड डिक्री नहीं है, इनको डिक्री नहीं माना जाएगा. ठीक है, देन कौन से ऑर्डर्स है जिनसे अपील लाई करती है? एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A. 35A जो है सेक्शन क्या बात करता है? कॉम्पनसेटरी कोस्ट्स. फॉर वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस. ठीक है, कितनी मैक्सिमम जो है यहाँ पे फाइन पे कराया जा सकता है कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के तौर पे? 3000 रुपीज़. ठीक है, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के केस में मैक्सिमम 3000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 35A जो है पे कराया जा सकता है. सो सच एन ऑर्डर पेइंग फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इज एन अपीलेबल ऑर्डर. देन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91. क्या है सेक्शन 91? पब्लिक न्यूसेंस. ये आप वर्ड्स भी साथ में ही लिख लो ताकि याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए. पब्लिक न्यूसेंस. देन सेक्शन 92 क्या है? पब्लिक चैरिटी. रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 91 और सेक्शन 92 as the case may be. So if two or more persons want to file a suit under section 91 or 92, for that matter they will require the leave of the court. ठीक है, अगर कोर्ट लीव ऑफ द कोर्ट देने से मना कर देती है तो ऐसा ऑर्डर भी अपीलेबल ऑर्डर है. द ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 91 और 92 इज एन अपीलेबल ऑर्डर. Then an order under section 95. Under section 95 also, that is payment of compensation for wrongly letting the person arrest or attaching the property or getting injunction against the person. तो उस केस में कितनी मैक्सिमम कॉम्पनसेशन थी? 50,000 रुपीज़ और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन विच एवर इज लेस. ठीक है, सो सेक्शन 95 की जो कॉम्पनसेशन वाला जो प्रोविजन है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती है. एन ऑर्डर अंडर any of the provisions of this code imposing a fine or directing the arrest or detention in civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree. So अगर arrest या detention जो है execution of decree के केस में होता है तो वहाँ पे तो अपील लाई नहीं करती है उस ऑर्डर के बेसिस पे. लेकिन अगर अरेस्ट या डिटेंशन इन सिविल प्रिजन है अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, सो नॉर्मली बिफोर जजमेंट अगर अरेस्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है. और इम्पोजिंग फाइन अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. ठीक है, सो अगर जजमेंट आने से पहले, एग्जीक्यूशन से पहले अगर फाइन इम्पोज किया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है किसी को तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील लाई करेगी. सो ये तो हो गए टोटल
5 ग्राउंड्स, ठीक है, जो ऑर्डर जो सेक्शन 104 में ही दिए हुए हैं। सेक्शन 35A के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करेगी, ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग अपील, लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 91-92 दोनों के अगेंस्ट जो है अपील लाई करेगी। देन एन ऑर्डर फॉर compensation under section 95 is also appealable order. Then an order for arrest or detention of a person in civil prison or for fine otherwise than in execution of a decree, this is also an appealable order। 2-4 बार आप पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और वैसे तो इसमें कुछ रटने का ऐसा है भी नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में याद करने की कोशिश करोगे, जिससे अगर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट मांगी गई है या फिर लीव ही रिफ्यूज़ कर दी है, लीव ऑफ कोर्ट ही रिफ्यूज़ कर दी अगर कोर्ट ने 91-92 में, तो उस केस में भी अपील लाई करेगी। 95 में अगर कॉम्पनसेशन मांगी गई है किसी से तो भी अपील लाई करेगी, या फिर किसी को अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अदरवाइज अरेस्ट या डिटेन कराया है सिविल प्रिजन में या फिर फाइन का कोई ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई करेगी। देन द नेक्स्ट वन सेज एनी order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules। so और कौन सा order appealable है जो किसी order में specially appealable है। so normally ये किस order की बात कर रहा है, order 43। so order 43 भी कुछ और orders की बात कर रहा है which are appealable orders। so appealable orders कौन से हो गए, 35A में 91-92 में refusing leave to institute, 95 arrest और detention और fine अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केस में होगा तो वो अपीलेबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए जजमेंट आने से पहले अरेस्ट या डिटेंशन का कोई ऑर्डर है या फाइन इम्पोज करने का कोई ऑर्डर है तो वो अपीलेबल होगा। और उसके अलावा ऑर्डर 43 में जो ऑर्डर्स मेंशन हैं उनमें भी अपील लाई करेगी। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शेल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लोज FF, that is this one, compensatory cost, save on the ground that no order or an order for payment of less amount ought to have been made। so सिर्फ amount of जो compensation है उसी के ऊपर यहाँ पे order लाई करेगा। अब बात आती है कि क्या orders के केस में सेकंड अपील भी हो सकती है। देखो फर्स्ट अपील तो इन orders के केस में हो ही सकती है, ठीक है, इन orders के अगेंस्ट फर्स्ट अपील हो सकती है, लेकिन क्या उस अपीलेट कोर्ट की अपील पे की डिक्री के ऊपर भी अपील लाई कर सकती है या नहीं। दिस इज गिवन अंडर क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 104 विच सेज नो अपील शेल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। सो जो भी अपील इस सेक्शन में पास की जाएगी उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं लगेगी, मतलब नो सेकंड अपील इन ऑर्डर्स के केस में सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। सेक्शन 105 प्रोवाइड्स अदर ऑर्डर्स सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और appellate jurisdiction but where a decree is appealed from any error, defect or irregularity in any order affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal। ठीक है, इन जो सेक्शन 104 में दे रखे हैं इसके अलावा किसी और ऑर्डर के ऊपर अपील लाई नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई ऑर्डर जो है वो ऐसा है विच is basically affecting the decision of the case due to any error, defect or irregularity in the order, then that objection can be specified in the memorandum of appeal। अब orders के केस में कौन सी कोर्ट्स अपील जो है वो एंटरटेन करती हैं, जिनसे नॉर्मली डिक्री के केस में भी अपील हो सकती थी। ठीक है, तो ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि अपील्स जो है ऑर्डर के केस में भी उसी कोर्ट के पास जाएंगी जिसमें डिक्री के केस में जाती है। Now let's have a look at appeals from orders given under order 43 और सेक्शन कौन सा था 104। Now order 43 provides appeals from orders। कौन से ऑर्डर से अपील लाई कर सकती है। रूल 1 says appeals from orders, an appeal shall lie from the following orders
अंडर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 104। सेक्शन 104 का जो लास्ट क्लोज था वो भी बात यही कह रहा है कि जहाँ पे ऑर्डर्स में स्पेसिफाइड है उन ऑर्डर्स से भी अपील लाई कर सकती है। सो कौन से ऐसे ऑर्डर्स है जिससे अपील लाई कर सकती है, ये ऑर्डर 43 में भी दिए हुए हैं। सो सेक्शन 104 के तो ग्राउंड्स हैं ही, उसके साथ ही साथ कुछ और ऑर्डर्स भी हैं जिससे अपील लाई कर सकती है। इट सेज एन ऑर्डर अंडर रूल 10 order 7 returning a plaint to be presented to the proper court except where the procedure specified in rule 10A of order 7 has been followed। so returning of plaint का जो order है under rule 10 order 7 that is an appealable order। ठीक है, सो रूल 10A के अदरवाइज अगर किसी और ग्राउंड पे रिटर्न ऑफ प्लेट का ऑर्डर किया गया है तो वो एक अपीलेबल ऑर्डर है। तो रिटर्निंग ऑफ प्लेंट का भी ऑर्डर एक तरह से अपीलेबल है, और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो क्योंकि एक डीम्ड डिक्री है उससे वैसे ही अपील लाई कर सकती है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि रिटर्निंग ऑफ प्लेंट का ऑर्डर भी एक अपीलेबल ऑर्डर है अंडर ऑर्डर 43। देन एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 9, रूल 9 ऑर्डर 9 का जो ऑर्डर है रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन in a case open to appeal for an order to set aside the dismissal of the suit। so suit को dismiss करने का जो set aside करने का order है, ऐसा कोई अगर कोई उस अपील उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो वो भी एक अपीलेबल ऑर्डर है। देखो ऑर्डर 9 रूल 9 बेसिकली है क्या कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्लेंटिफ नहीं आया। ठीक है, प्लेंटिफ ने खुद ही एक तरह से सूट इंस्टीट्यूट किया और खुद ही नहीं आया, तो अब कोर्ट जो है उस सूट को क्या है डिसमिस कर सकती है, डिसमिस करेगी। दैट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है, अगर प्लेंटिफ खुद नहीं आता है देन द कोर्ट विल डिसमिस द सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। ठीक है, और उसके साथ ही साथ द पर्सन इज एक्चुअली बार्ड टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। ठीक है, एक तो आप जो है प्रोसीड भी नहीं कर सकते हो, आपके खिलाफ एक डिक्री पास हो गई है, उसके साथ ही आप फ्रेश सूट भी सेम ग्राउंड पे नहीं लगा सकते हो। लेकिन एक ग्राउंड जब वो फ्रेश सूट जो है इंस्टीट्यूट कर सकता है जब वो सफिशिएंट कोज शो कर दे फॉर हिज नॉन अपीयरेंस। अब जो ये प्रोविजन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर कोर्ट उसकी उस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दे under which he intends to show the sufficient cause, तो उस रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का जो ऑर्डर है वो भी एक अपीलेबल ऑर्डर है। An order under rule 13 of order 9 rejecting an application for an order to set aside ex parte decree। ठीक है, तो यहाँ पे बात थी जब प्लेंटिफ खुद नहीं आया, उसके खिलाफ अगर सूट जो है डिसमिस हो जाता है तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है टू सेट इट असाइड अंडर ऑर्डर 9 रूल 9। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट उसकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती है। अब बात आती है अगर डिफेंडेंट नहीं आता है, ठीक है, प्लेंटिफ आया लेकिन डिफेंडेंट नहीं आया है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विल प्रोसीड एक्स पार्टे एंड द कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर एक्स पार्टे। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द डिफेंडेंट और इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट ऑल्सो द कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट विल file an application under order 9 rule 13 for setting aside the ex parte decree। अब अगर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को जो उसने लगाई है टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री, वो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी है, इन दैट केस ऑल्सो दैट ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री इज ऑल्सो एन अपीलेबल ऑर्डर। An order under rule 21 of order 11, just a second, I don't know what's going on। So order 11 rule 21 basically क्या बात करता है, non compliance with order for discovery।
सो कोई ऑर्डर फॉर डिस्कवरी पास किया गया था कोर्ट ने, और अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो हैं उस ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को कंप्लाई नहीं करते हैं तो प्लेंटिफ के सूट को डिसमिस किया जा सकता है या फिर डिफेंडेंट के डिफेंस को स्ट्रक आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे किसी ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो है अपील लाई कर सकती है। देन एन ऑर्डर अंडर रूल 34 ऑफ ऑर्डर 21 on an objection to the draft of a document or to an endorsement, इसके अगेंस्ट भी अपील लाई कर सकती है। एन ऑर्डर अंडर रूल 72 और रूल 92 ऑफ ऑर्डर 21 सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड अ सेल। ठीक है, तो किसी सेल को सेट असाइड करना या रिफ्यूज करना टू सेट असाइड द सेल, ये भी एक अपीलेबल ऑर्डर है। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 106 ऑफ ऑर्डर 21 provided that an order on the original application, that is to say the application referred to in sub rule 1 of rule 105 of that order, is appealable. So order 21 rule 105 में जो order पास किया गया है rejecting an application made under rule 105, that is rejecting an application for setting aside orders passed ex parte, तो उसके खिलाफ भी जो है ऑर्डर अपील लाई कर सकती है। एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 22 रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट, सो अगर कोर्ट रिफ्यूज करता है टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 रूल 9, दैट ऑर्डर इज ऑल्सो अपीलेबल। एन ऑर्डर अंडर रूल 10 ऑफ ऑर्डर 22 गिविंग और रिफ्यूजिंग टू गिव लीव, even giving the leave is also an appealable order here. Then an order under rule 2 of order 25 rejecting an application for an order to set aside the dismissal of a suit is also an appealable order. An order under rule 5 rule 7 of order 33 rejecting an application for permission to sue as indigent person, so यहाँ पे अगर indigent person की application को रिजेक्ट कर दिया जाए टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, दैट इज ऑल्सो एन अपीलेबल ऑर्डर। ऑर्डर इन इंटरप्लीडर सूट अंडर रूल 3, 4 और 6 ऑफ ऑर्डर 35, सो इंटरप्लीडर सूट के केस में भी जो ऑर्डर्स पास किए जाएंगे अंडर रूल 3, 4 और 6, दोज ऑर्डर्स आर ऑल्सो अपीलेबल। एन ऑर्डर अंडर रूल 2, रूल 3, रूल 6 ऑफ ऑर्डर 38, सो अरेस्ट या अटैचमेंट के जो भी हैं। Then an order under rule 1 or rule 2 of order 9, these are also appealable order। ये क्या है, इंजंक्शन के केस में भी जो ऑर्डर्स हैं वो अपीलेबल हैं। एन ऑर्डर अंडर रूल 1 और रूल 4 ऑफ ऑर्डर 40, रिसीवर के केस में भी ये जो रूल्स के अंडर जो भी ऑर्डर आएगा वो अपीलेबल है। एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल अंडर रूल 19 ऑफ ऑर्डर 41 टू री एडमिट और अंडर Rule 21 rule order 41 to rehear an appeal. So an order of refusal to rehear or readmit an appeal is also an appealable order. An order under rule 23 or order 41 remanding a case where an appeal would lie from the decree of the appellate court, that is also an appealable order. So remanding of case का order भी एक appealable order है। An order under rule 4 of order 47 granting an appeal for review. So granting an application for review is also an appealable order. ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि रिव्यू को अगर अलाउ किया जाएगा तो वो एक अपीलेबल ऑर्डर है। अदरवाइज़ नॉर्मली अगर हम थोड़ा सा दिमाग में यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो एक तरह से एक थोड़ा सा पैटर्न हमें समझ में आता है कि नॉर्मली जो है जहाँ पे रिजेक्ट किया है कोर्ट ने, रिफ्यूज़ किया है, रिजेक्ट किया है, नॉर्मली वहाँ पे ही जो है वो ऑर्डर्स अपीलेबल ऑर्डर्स हैं। तो जहाँ पे नॉर्मली अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वहाँ पे अगर हम एक जनरल रूल बनाने की कोशिश करें तो उन केसेस में ज़्यादातर अपील अलाउड नहीं है। मोस्टली अपील जो है वो रिजेक्शन है, सेटिंग असाइड है या फिर रिफ्यूज़ल है किसी चीज़ को एंटरटेन करने का, उन केसेस में अपील लाई करती है।
लेकिन एक ये इंटरेस्टिंग कैच यहाँ पे क्या है कि अगर कोर्ट ने एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू अलाउ कर दी है तो उस केस में अपील लाई करेगी। So granting an application for review is appealable order, but rejecting the application for review is not an appealable order। तो रिव्यू के केस में थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिजेक्शन के केस में अपीलेबल नहीं है, बल्कि अगर एप्लीकेशन ग्रांट कर दी है तो अपीलेबल ऑर्डर है। इसके अलावा एक एक आपको बिल्कुल ध्यान से मतलब याद करने की ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप ऊपर ऊपर से फौरी तौर पर देख लेंगे और 2-4 बार पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, समझ लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रट्टा मारने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है और रट्टा लगाया भी नहीं जा सकता इतने सारे ऑर्डर्स का। आप कुछ 2-4 बार 5-7 बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बेसिकली आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जो रूल 1A है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या कहता है कि अगर कोई नॉन अपीलेबल ऑर्डर है तो क्या हम उसको जब डिक्री से अपील भेजते हैं तो क्या हम उसको वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अपीलेबल ऑर्डर से ही अपील लाई करती है, अदरवाइज किसी और ऑर्डर से अपील लाई नहीं करती है। लेकिन अगर किसी डिक्री जब पास हो जाती है और उस डिग्री में बहुत सारे ऑर्डर्स भी पास हुए होंगे जो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे जो है नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स भी रहे होंगे, तो क्या जब उस डिग्री को हम चैलेंज कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे हम उन नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं या नहीं। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर रूल 1A। इट सेज वेयर एनी ऑर्डर इज मेड अंडर दिस कोड अगेंस्ट अ पार्टी देयर अपॉन एनी जजमेंट इज प्रोनाउंस, ठीक है। तो कोई ऑर्डर दिया पहले और उसके बाद जो है एक जजमेंट भी आ गई अगेंस्ट सच पार्टी एंड अ डिक्री इज ड्रॉन अप, ठीक है। उसके बाद जो है डिक्री भी आ गई। सच पार्टी में इन एन अपील अगेंस्ट द डिक्री, तो जो पार्टी जिसके अगेंस्ट ये डिक्री आई है वो उस डिक्री की अपील के दौरान कैन कंटेंड दैट सच ऑर्डर शुड नॉट हैव बीन मेड एंड द जजमेंट शुड नॉट हैव बीन प्रोनाउंस्ड। तो उस डिक्री की अपील की हियरिंग के दौरान वो पार्टी उन नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स को भी चैलेंज कर सकती है कि ये ऑर्डर्स भी पास नहीं होने चाहिए थे, बेशक से वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स थे। In an appeal against a decree passed in a suit after recording a compromise or refusing to record a compromise, it shall be open to the appellant to contest the decree on the ground that the compromise should or should not have been recorded। देखो कॉम्प्रोमाइज डिक्री या कंसेंट डिक्री के बेसिस पे जो है अपील लाई नहीं कर सकती है। सो कंसेंट डिक्री इज नॉट अपीलेबल, ये प्रोविजन जो है सेक्शन 96 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है। लेकिन एक ग्राउंड पे जो है हम इस कंसेंट डिक्री को भी चैलेंज कर सकते हैं और वो ग्राउंड क्या है कि ये कॉम्प्रोमाइज जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज है वो खुद अपने आप में जो है कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, किसी हो सकता है कि फ्री कंसेंट से वो कॉम्प्रोमाइज ना हुआ हो। सो उस ग्राउंड पे, कॉम्प्रोमाइज के ग्राउंड पे यहाँ पे आप अपील जो है लगा सकते हो। Now coming to the next provision, which is general provisions relating to appeal. This particular section is again very important for the purpose of your examination, because section 107 particularly provides the powers of appellate courts. So appellate courts की क्या powers हैं, क्या क्या काम वो कर सकती है, ये prelims और इनफैक्ट मेंस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। सो राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहाँ पे 3-3 नंबर के या 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अदरवाइज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो सेक्शन 107 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट्स। It says subject to such conditions and limitations as may be prescribed, an appellate court shall have powers। क्या क्या powers हैं appellate court की? First one is to determine the case finally, किसी भी केस को फाइनली डिसाइड करने की पावर है। To remand a case, रिमांड मैंने आप लोगों को समझाया था, रिमांड का मतलब क्या है कि जिस कोर्ट से अपील आई है उस कोर्ट के पास उस केस को वापस भेजना। टू रिमांड अ केस, तो एपेलेट कोर्ट जो है कि ये भी पावर है कि वो उस केस को रिमांड भी कर सकती है।
टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, या फिर कोर्ट यहाँ पे जो एपलेट कोर्ट है वो इश्यूज फ्रेम करके वापस से ट्रायल को रेफर कर सकती है। टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, तो यहाँ पे कोर्ट की पावर तो है टू टेक एडिशनल एविडेंस, ठीक है। ये हमने ऑर्डर्स में भी पढ़ा है, ऑर्डर 41 में, कि किन केसेस में कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस ले सकती है। तो पार्टीज किन केसेस में एडिशनल एविडेंस दे सकती हैं उसके ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है कि कुछ 2 ही ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे पार्टी एडिशनल एविडेंस दे सकती है, लेकिन कोर्ट की पावर यहाँ पे काफ़ी वाइड है। कोर्ट अगर चाहे तो वो एडिशनल एविडेंस ले सकती है इफ इट डीम्स नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि उस मैटर को पूरा डिसाइड करने के लिए एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत है तो कोर्ट बेशक से एडिशनल एविडेंस जो है एपलेट स्टेज पे ले सकती है, कोई बार कोर्ट की पावर पे नहीं है। सो 4 पावर्स यहाँ पे दी हुई हैं, टू डिसाइड द केस फाइनली, टू रिमांड द केस, टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, और टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, ठीक है। तो ये 4 पावर्स यहाँ पे एपलेट कोर्ट की दी हुई हैं। नाउ क्लोज टू से सब्जेक्ट एज अफोरसेड, द एपलेट कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स एंड शैल परफॉर्म एज नियरली एज मे बी the same duties as are conferred and imposed by the code on courts of original jurisdiction। So normally appellate court जो है वो उसके पास वो सारी powers तो हैं ही जो ओरिजिनल jurisdiction की कोर्ट के पास थी, और appellate court की वो सारी ड्यूटीज़ भी होंगी जो ओरिजिनल jurisdiction की कोर्ट के पास हैं। इसके अलावा ये सारी पावर्स भी जो है एपलेट कोर्ट के पास हैं, दैट इट कैन डिसाइड द केस फाइनली, पूरा केस को फाइनली डिसाइड कर सकती है। इट कैन इवन रिमांड द केस, इट मे इवन फ्रेम द इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, और इट कैन टेक एडिशनल एविडेंस ऑल्सो। सो रिमांड जो टर्म है वो यहाँ पे भी यूज की गई है, ऑर्डर 41 में तो है ही, ऑर्डर 41 रूल 23 में। सो ये एक तरह से एपलेट कोर्ट की पावर है। नाउ सेक्शन 108 मेयरली प्रोवाइड्स द प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम एपलेट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। सो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अपील्स के केस में? द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अपील्स फ्रॉम एपलेट डिक्रीज, ठीक है। सेकंड अपील के केस में भी वही रूल्स अप्लाई होंगे, मतलब सेकंड अपील के केस में भी कोर्ट के पास ये सारी पावर्स हैं। फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इन विच डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड, तो उन ऑर्डर्स के केस में भी सेम यही प्रोविजन अप्लाई होंगे। नाउ सेक्शन 109 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। तो आपको एक तो तीनों ये सेक्शन याद रखने, फर्स्ट अपील कहाँ है, सेकंड अपील कहाँ है, एंड अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ये 3 तरह की अपील्स हैं, ठीक है। इन तीनों तरह की अपील्स के सेक्शन आपको याद रखने। फर्स्ट अपील का प्रोविजन कहाँ है, सेक्शन 96। सेकंड अपील का कहाँ है, सेक्शन 100, और अपील टू सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है, 109। देन सेक्शन 109 सेज व्हेन अपील्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अपील कब जाएगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर 4 और 5 को जो है यहाँ पे प्राइमेसी दी गई है कि उन ये जो प्रोविजन सेक्शन 109 में, सेक्शन 109 में दिया हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू द वंस गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा ही इसके ऊपर अपर हैंड रहेगा। And such rules as may from time to time be made by the Supreme Court regarding appeals from courts of India and to provisions herein after contained, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court। So appeal Supreme Court में कहाँ से लाई करेंगी, किन डिक्रीज या किन ऑर्डर से लाई करेंगी, फ्रॉम डिक्रीज, फाइनल ऑर्डर्स और जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट की के फाइनल ऑर्डर, हाई कोर्ट की डिक्री या हाई कोर्ट की जजमेंट से अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है क्या क्या, दैट इन द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस,
that the case involves substantial question of law of general importance। ये सिर्फ substantial question of law नहीं है, बल्कि ये कैसा substantial question of law है, which is of general importance। ठीक है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, एंड एट द सेम टाइम दूसरी कंडीशन क्या है, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो क्वेश्चन है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, इट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये दोनों इश्यूज कौन डिसाइड करेगा कि क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है या फिर वेदर इट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट विल सर्टिफाई इट। ठीक है, हालांकि सेकंड अपील में हम देखते हैं सेकंड अपील किस ग्राउंड पे लग सकती है, एक ही ग्राउंड है जिसपे सेकंड अपील लगती है, क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। वहां पे जनरल इंपॉर्टेंस का होना जरूरी नहीं है। और कौन डिसाइड करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब अपील जाएगी तो कौन डिसाइड करेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ये भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। हाई कोर्ट विल सर्टिफाई दैट द क्वेश्चन इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और नॉर्मल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है बल्कि ये जनरल इंपॉर्टेंस का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो एक तरह से जनरल पब्लिक को अगर या फिर अ लार्ज स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इम्पैक्ट कर रहा है तो उस केस में ही सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई कर सकती है, अदरवाइज नहीं। एंड द हाई कोर्ट नीड्स टू सर्टिफाई दैट दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होंगी देन अपील में लाई टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक तो याद ध्यान रखना कि सेकंड अपील जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे लगती है, और कौन डिसाइड करता है, वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट की अपील के केस में भी हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कब सुप्रीम कोर्ट पे अपील जाएगी, व्हेन इट द क्वेश्चन इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। यहाँ पे जनरल इंपॉर्टेंस एक टर्म ऐड हो गई है। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को अगर इम्पैक्ट कर रहा है जनरल इंपॉर्टेंस का है तो ही सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी। अगर सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, नॉर्मल है, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। एंड द हाई कोर्ट फील्स दैट सच क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पूरी होनी ज़रूरी है, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करेगी। देन ये ही एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके अलावा तो मोस्टली रिपील ही हो चुके हैं। देन सेक्शन 112 बेसिकली सेज दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन अंडर सेक्शन 136। सो सेक्शन 136 में तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट के मैटर को जो है मंगा सकता है SLP के थ्रू, स्पेशल लीव पेटिशन के थ्रू। इट कैन कॉल अपॉन एनी रिकॉर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 136 आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितनी भी पावर्स हैं वो तो रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। सेक्शन 109 उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है। ऑल्सो नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू इंटरफेयर विद एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स बनाए हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई कर सकती है, तो भी जो सेक्शन 109 है वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। Then clause 2 says nothing herein contained applies to any matter criminal or admiralty or vice admiralty jurisdiction or to appeals from orders or decrees of prize courts. So prize courts की criminal admiralty vice admiralty jurisdiction या फिर appeals के ऊपर ये provision apply नहीं करेंगे। फाइन, सो थोड़ा सा एक बार देख लेना। मेन तो इसमें ध्यान रखना है सेक्शन नंबर, दूसरा किन ग्राउंड्स पे अपील हो सकती है, तीसरा कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, और चौथा कौन सी जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास क्या पावर्स है। ठीक है, तो ये एक मेजर आपको ध्यान रखना है। देन ऑर्डर 45 प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन कौन सा था, 109। ठीक है, और ऑर्डर कौन सा है, 45। 4 + 5 इज 9 ओनली, सो दिस इज 109। सो ऑर्डर है 45, सेक्शन है 109। क्या बात करता है, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट।
किन ग्राउंड्स पे अपील लाई करती है सुप्रीम कोर्ट में? जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करे दैट द क्वेश्चन इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, प्लस द हाई कोर्ट feels that the question needs to be decided by सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है फ्रॉम डिक्रीज जजमेंट और ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट। ऑर्डर फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है, ऑर्डर वाले केस में जो है क्वेश्चन उतने ज़्यादा बनने के चांसेस कम ही हैं। फिर भी आप एक बार ये जो सारे रूल्स हैं उनकी रीडिंग कर लेना, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं भी नहीं ये कि इनसे क्वेश्चन बन पाए। फिर भी अगर आ जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो अगर आपने रीडिंग भी कर रखी है तो भी आप उसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कुछ मुश्किल यहाँ पे नहीं है। बट याद करने की आपको बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। All right, then now let's discuss some multiple choice questions from these provisions. The first question is, which provision of the Code of Civil Procedure deals with appeal from original decree? Option A section 90, option B section 96, section 82 or section 98. So which of the following provision provides the provision as to अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री? मतलब फर्स्ट अपील की बात जो है इनमें से कहाँ पे दी गई है सीपीसी में? सेक्शन 96 प्रोवाइड्स द प्रोविजन एज टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री और फर्स्ट अपील का प्रोविजन जो है सेक्शन 96 में है। देन नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज। सो अगर कोर्ट ने जो है विद कंसेंट ऑफ पार्टीज कोई डिक्री पास की है, कंसेंट डिक्री अगर पास की है कोर्ट ने, तो उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि कंसेंट डिक्री के केस में अपील नहीं हो सकती है। लेकिन ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, किस सेक्शन में? सेक्शन 96 क्लोज 1, सेक्शन 96 क्लोज 2, सेक्शन 96 क्लोज 3 और सेक्शन 96 क्लोज 4. So which of the following provisions provides the provision of no appeal in case of consent decrees or the decrees passed by with consent of the parties? It is given under section 96 clause 3. Section 96 clause 4 of the Code of Civil Procedure inserted by the Code of Civil Procedure Amendment Act 1976 bars which of the following? Appeal against consent decree, appeal in petty cases, appeal against final decrees और appeal against findings. So section 96 clause 4 basically क्या बात करता है कि अगर 10,000 से कम का जो है सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट है and the suit is cognizable by कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, इन दैट केस नो अपील शैल लाई। ठीक है, तो फर्स्ट अपील में कितना अमाउंट है? ये 10,000 रुपये से अगर कम का अमाउंट है तो फर्स्ट अपील भी लाई नहीं करती है। सेकंड अपील में कितना अमाउंट है? हाई कोर्ट में कब अपील लाई नहीं करती है? जब कितना अमाउंट है? 25,000, राइट। सो 10,000 से कम का अगर सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट है, इन दैट केस नो अपील शैल लाई। दिस बार्स अपील इन पैटी केसेस। सो इसको हम पैटी केसेस में कंसिडर कर सकते हैं कि 10,000 से कम का अमाउंट है, दैट इज़ नॉट अ बिग मैटर, इन दैट केस द अपील विल नॉट लाई। तो ये अमाउंट आप ध्यान रखना, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये। 25,000 सेकेंड अपील के केस में, 10,000 फर्स्ट अपील के केस में है। Point out the wrong answer, wrong statement. Where the defendant appears and the plaintiff does not appear, when the suit is called for hearing, the court shall dismiss the suit and the plaintiff shall be barred from filing a fresh suit on the same cause of action. No appeal may lie from an original decree passed ex parte. The
plaintiff may apply to the court which passed an ex parte decree against him for an order to set it aside. No court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons upon the defendant. सो इसमें बाकी सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, वो क्या है, नो अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्ट. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अपील विल लाई फ्रॉम an original decree passed ex parte. This is specifically given under section 96 clause 2. Civil procedure code, which of the following is correct? Appellate court shall have power to determine the case finally. Appellate court shall not remand the case. Appellate court shall have a power to frame issue and refer them for trial. Appellate court shall have no power to take additional evidence. So इनमें से कौन सी statement सही है? That the appellate court shall have power to decide the case finally. ठीक है, so remand भी कर सकता है. It said it shall not remand. This is a wrong statement. Also it can frame the issues. If it says that it shall not frame the issues, it is a wrong statement. And it can even take additional evidence also. If it says that it shall not take additional evidence, this is wrong. ठीक है, so चारों ही powers हैं. क्या क्या powers है appellate court की? To decide the case finally, second one is to remand the case, third one is to frame issues and send it for trial, the fourth one is to take additional evidence. So ये चार powers जो हैं एपलेट कोर्ट की दी हुई है. सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ CPC लाइज बिफोर whom? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल कोर्ट. सेकेंड अपील कहाँ लाई करती है CPC में? बिफोर दी हाई कोर्ट. ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि फर्स्ट अपील किसी भी कोर्ट में लाई कर सकती है, लेकिन सेकेंड अपील हमेशा ही हाई कोर्ट में लाई करती है. असेंशियल कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 100 क्लोज 1 ऑफ CPC फॉर प्रेफरिंग सेकेंड अपील इज. क्या, किस ग्राउंड पे सेकेंड अपील लाई करती है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एरर रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. सो one of the essential condition to file an appeal under section 100 clause 1 is that it should involve a substantial question of law. substantial question of law होना ज़रूरी है to file second appeal before the high court. This is given under section 100. Under section 100A of CPC, where an appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of a high court, in that case no further appeal shall lie from judgment and decree of such single judge. Further appeal shall lie under the latest patent of the high court. Further appeal shall lie with the leave of the court. Further appeal shall lie before the division bench of the high court. So अगर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने कोई भी ऑर्डर पास किया है या डिग्री पास की है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन, that decree is not appealable. No further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge. ठीक है, सिंगल जज की बेंच ने अगर डिसाइड किया है तो उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई नहीं करती है. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 100A. Under which section of CPC a second appeal can be filed? Section 99, Section 99A, Section 100 और Section 100A. तो सेकेंड अपील कहाँ पे फाइल की जा सकती है CPC में? किस में प्रोविजन है? सेक्शन 100. 100 दो जीरो हैं सेकेंड अपील. Under the provisions of CPC, no second appeal lies in a suit for recovery of money not exceeding 25,000, 50,000, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees. So second appeal कितने अमाउंट तक अगर रिकवरी ऑफ मनी है तो नहीं लाई करेगी. नो सेकेंड अपील विल लाई 25,000 रुपीज़. ये अमाउंट आप ज़रूर ध्यान रखना
कि अगर 25,000 से कम का रिकवरी ऑफ मनी का मैटर है तो उसमें सेकंड अपील लाई नहीं करेगी, ठीक है। हाई कोर्ट के पास इतना भी फालतू टाइम नहीं है कि 25,000 तक के मुकदमों को भी एंटरटेन करे। तो ये भी कह सकते हैं एक तरह से पैटी केसेस है, और 25,000 तक का अगर अमाउंट ऑफ मनी है तो उसमें सेकंड अपील विल नॉट लाई। In second appeal, the reappreciation of evidence is permissible, subject of revision not permissible, or none of the above. So, in case of second appeal, reappreciation of evidence is not permissible. So, second appeal लगती ही किस ग्राउंड पे? Substantial question of law, ठीक है। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही डिसाइड करना है कोर्ट को। द कोर्ट कैन नॉट एज सच रीएप्रिशिएट द एविडेंस इन सेकंड अपील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट? एपलेट कोर्ट हैज पावर टू डिटरमिन अ केस फाइनली, एपलेट कोर्ट हैज पावर टू रिमांड द केस, एपलेट कोर्ट हैज नो पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस, और एपलेट कोर्ट हैज पावर टू फ्रेम इश्यू एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। सो इनमें से कौन सा सही नहीं है? The appellate court can decide the case finally, absolutely correct. The appellate court can remand the case. The appellate court can even frame the issues and refer them for trial. But the statement that the appellate court cannot take additional evidence is absolutely wrong, because the appellate court can take additional evidence also. Who may apply for reference under section 113? So this is it. So these were the provisions related to appeals given under the Code of Civil Procedure, and as I already told you, all these provisions are extremely important for the purpose of your examination. हालांकि orders में आपको एक एक रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ी सी रीडिंग कर लेना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग इट। अदरवाइज रूल्स में जो मैंने बताया सिर्फ वही रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, एज सच बाकी ऑर्डर नंबर तो आपको याद करने ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन का जो प्रोविजन है 96 to 112, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको सेक्शन में तो आपको ऐसा सब कुछ ही याद करना है, बट ऑर्डर्स में आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन रूल्स हैं वही याद करने हैं। फाइन, सो दिस इज़ इट। Tomorrow we will start off with section 113 onwards. Thank you. Till then, please keep studying, keep revising, and stay in good health. Thank you.